ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले यह देखते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस बिंदु पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय केमद्रुम दोष। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि केमद्रुम दोष क्या है, किस स्थिति में बन जाता है, इसके क्या दुष्परिणाम हैं, इससे निवारण के क्या उपाय हैं। इस तरह की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी प्रारंभ हो चुका है, जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आपको मिल जाएगा। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख धर्म के जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सभी की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। उस जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, सारे तीर्थ स्थलों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में चर्चा का विषय। केमद्रुम दोष चंद्रमा से बनने वाला दोष है। केमद्रुम दोष जब भी देखा जाता है तो चंद्रमा की प्रधानता में देखा जाता है। सबसे पहले चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यह दोष चंद्रमा से बनने वाला दोष होता है। केमद्रुम दोष को दरिद्रता दोष भी कहा जाता है। केमद्रुम दोष के कारण कुंडली में ऐसी कौन सी परिस्थिति बन जाती है, ऐसा कौन सा कारण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण से केमद्रुम दोष बन जाता है। केमद्रुम दोष बनने का एक ही शर्त है, कुंडली के केंद्र भाव को छोड़कर, केंद्र भाव अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव को छोड़कर किसी भी भाव में चंद्रमा अकेले बैठे हों तथा उस भाव के एक भाव आगे और एक भाव पीछे कोई भी ग्रह ना हो तो केमद्रुम दोष बनता है। इस बात को अच्छे से समझिए, कुंडली के केंद्र भाव को छोड़कर अर्थात इन चारों भावों को छोड़कर के चंद्रमा कहीं पर भी अकेले बैठे हों, अकेले बैठने का मतलब होता है कि उनके साथ किसी भी ग्रह की युति ना हो, अकेले भी बैठे हों तथा उस भाव के एक भाव आगे अर्थात चंद्रमा जहां पर भी बैठे हों उनके एक भाव आगे वाला भाव तथा एक भाव पीछे वाला भाव दोनों खाली हो, उस पर भी कोई ग्रह ना बैठे हों, ऐसी स्थिति में केमद्रुम दोष बनता है। कुल मिला के आप ये समझिए कि चंद्रमा अकेले बैठे हैं, दूर दूर तक उनके साथ कोई नहीं है, न तो उनके भाव में कोई बैठा हुआ है न तो उनके आगे पीछे वाले भाव में कोई बैठा है, चंद्रमा पूरी तरह से अकेले हैं। ऐसी ही स्थिति में केमद्रुम दोष बनता है। विशेष केमद्रुम दोष से संबंधित कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, आइए उनको भी देख लेते हैं। सूर्य, राहु या केतु यदि चंद्रमा भाव से एक भाव आगे या एक भाव पीछे हों तो ऐसी स्थिति में भी केमद्रुम दोष बनता है। जहां कहीं भी चंद्रमा बैठे हों उनसे एक भाव आगे एक भाव पीछे, यदि ये तीनों ग्रह बैठे भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, केमद्रुम दोष बनेगा ही। एक भाव आगे पीछे की बात तो किनारे कर दीजिए, यदि राहु केतु चंद्रमा के साथ युति बना करके बैठ जाएं तो चंद्र ग्रहण दोष ही बन जाता है। यदि सूर्य चंद्रमा के साथ युति में बैठे हों तो अमावस्या दोष बन जाता है। यहां पर देखिए, एक भाव आगे एक भाव पीछे भी ये बैठे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है, केमद्रुम दोष बन ही जाएगा। एक भाव आगे पीछे ना होकर के यदि ये साथ में बैठ जाते हैं तो राहु केतु के बैठने से चंद्र ग्रहण दोष बन जाएगा, सूर्य के बैठने से अमावस्या दोष बन जाएगा। दोनों ही अत्यंत अशुभ फलदायक दोष हैं, चंद्र ग्रहण हो चाहे अमावस्या दोष हो, दोनों ही अत्यंत अशुभ फलदायक दोष होते हैं। अब यहां पर आपको पुनः दो नई चीजें मिल गई, चंद्र ग्रहण दोष, अमावस्या दोष। ये दोनों दोष क्या होते हैं इसकी जानकारी अति शीघ्र हमारे चैनल पर आने वाला है, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। केमद्रुम दोष का विस्तृत अध्ययन। आइए अब हम केमद्रुम दोष को विस्तार से समझ लेते हैं। केमद्रुम दोष को समझने के लिए दो काल्पनिक कुंडलियों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत है प्रथम लग्न कुंडली। यह मेष लग्न की कुंडली है, लग्न भाव पर 1 लिखा हुआ है अर्थात मेष
इसलिए यह लग्न कुंडली मेष लग्न की कुंडली है। हम दो काल्पनिक कुंडलियों के माध्यम से केम द्रुम दोष को समझेंगे। तो प्रथम कुंडली हम मेष लग्न की कुंडली ले लिए हैं। इसमें हम काल्पनिक तौर से ग्रहों की स्थापना किए हैं। इस कुंडली को आप देखिए, चंद्र इस कुंडली के पंचम भाव में स्थित हैं। पांचवें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। पंचम भाव के एक भाव आगे, पंचम भाव के एक भाव आगे षष्ठम भाव और एक भाव पीछे चतुर्थ भाव रिक्त हैं। पंचम भाव के एक भाव आगे षष्ठम भाव, एक भाव पीछे चतुर्थ भाव रिक्त हैं। आप देखिए, यह भाव दोनों रिक्त हैं, दोनों खाली हैं, दोनों में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। अर्थात चतुर्थ और षष्ठम में कोई भी ग्रह नहीं है। ऐसी स्थिति में केम द्रुम दोष बनेगा। क्यों बनेगा? चंद्रमा अकेले बैठे हैं और इनके पहले और बाद वाले दोनों भावों में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हैं। वे दोनों भाव खाली हैं, रिक्त हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में केम द्रुम दोष बनेगा। द्वितीय कुंडली, दो काल्पनिक कुंडलियों में से एक का अध्ययन कर लिए, दूसरा भी ले लेते हैं। यह कन्या लग्न की कुंडली है। लग्न भाव पर 6 लिखा हुआ है, 6 अर्थात कन्या, इसलिए यह लग्न कुंडली कन्या लग्न की कुंडली हुई। इसमें भी काल्पनिक तौर से ही हम ग्रहों की स्थापना किए हैं। चंद्र इस कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित हैं। चंद्रमा की स्थिति देखिए, यहां पर बैठे हैं अर्थात द्वितीय भाव पर बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव के एक भाव आगे, द्वितीय भाव के एक भाव आगे अर्थात यहां पर राहु बैठे हुए हैं। एक भाव पीछे लग्न भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। इसे आप देखिए, द्वितीय भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं। एक भाव आगे राहुदेव, एक भाव पीछे सूर्यदेव बैठे हुए हैं। केम द्रुम दोष बनने की नियमावली भी यही है कि चंद्रमा के एक भाव आगे एक भाव पीछे या तो कोई ग्रह ना बैठे हों, जैसा कि इस कुंडली में है, अथवा चंद्रमा के एक भाव आगे या एक भाव पीछे राहु केतु या सूर्यदेव में से कोई भी बैठे हों तो भी केम द्रुम दोष बनता ही बनता है। तो इस स्थिति में भी केम द्रुम दोष बनेगा। केम द्रुम दोष भंग, कुछ लोग इसे केम द्रुम योग भी कहते हैं, लेकिन इसे योग कहना उचित नहीं है। कहीं पर हमें योग लिखा हुआ भी मिला था, इसलिए यहां पर हम योग भी लिख दिए हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हम सिर्फ दोष बोलते जा रहे हैं। इसे कई लोग केम द्रुम योग भी बोलते हैं, केम द्रुम दोष भी बोलते हैं, लेकिन योग के लायक तो है ही नहीं, यह दोष ही है। अब हम यह जानेंगे कि केम द्रुम दोष यदि आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है तो वह भंग भी होता है। कैसे भंग होता है, उसी भंग होने की नियमावली अब समझेंगे। यदि चंद्रमा केंद्र भाव अर्थात पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में बैठे हों तो केम द्रुम दोष भंग हो जाता है। यदि चंद्रमा और बृहस्पति की एक दूसरे पर 7वीं दृष्टि पड़ रही हो तो गज केसरी योग बन जाता है और केम द्रुम दोष भंग हो जाता है। जब गज केसरी योग बन गया तो दोष की तो बात ही किनारे हो जा रहा है। चंद्रमा और बृहस्पति की एक दूसरे पर 7वीं दृष्टि पड़नी चाहिए, यह बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गया और केम द्रुम दोष भंग हो गया। चंद्रमा और बृहस्पति की एक दूसरे पर 7वीं दृष्टि पड़नी चाहिए, अर्थात दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों, उसी स्थिति में एक दूसरे पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी योग का निर्माण होगा। ऐसी स्थिति में केम द्रुम दोष भंग हो जाएगा। यहां पर आपको एक नया विषय प्राप्त हुआ, गज केसरी योग। जी हां, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखा योग है। जिस भी जातक की कुंडली में गज केसरी योग बन जाए उसका पूछना ही क्या। लेकिन अब आपको यह भी लग रहा होगा कि गज केसरी योग होता क्या है। इसकी जानकारी भी वीडियो के माध्यम से बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पर आने वाली है। यदि अकेले बैठे चंद्रमा पर बुध अथवा शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो केम द्रुम दोष भंग हो जाता है। आप देखिए कि चंद्रमा कहां पर बैठे हैं। यदि अकेले बैठे हैं तो केम द्रुम दोष बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखिए कि जहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं उस भाव में बुध या शुक्र दोनों में से किसी की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। यदि दृष्टि पड़ रही होगी तो केम द्रुम दोष भंग हो जाएगा। जिस भाव में चंद्रमा बैठे हों अर्थात जिस भाव में केम द्रुम दोष बन रहा हो उस भाव के स्वामी की दृष्टि यदि अकेले बैठे चंद्रमा पर पड़ रही हो तो केम द्रुम दोष भंग हो जाता है। यहां पर सीधी बात यह हो रही है कि चंद्रदेव जहां भी बैठे हैं
उस भाव के स्वामी चंद्रदेव पर यदि दृष्टि रख रहे हैं, अर्थात वे अपने ही भाव पर दृष्टि रख रहे हैं, ऐसी स्थिति में केम द्रुम दोष भंग हो जाता है। जिस भाव में चंद्रमा बैठे हों उस भाव के स्वामी पर यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो केम द्रुम दोष भंग हो जाता है। यहां पर स्टेप बाय स्टेप बड़े अच्छे से समझिएगा। जिस भाव में चंद्रमा बैठे हैं उस भाव को देखिए, उस भाव के स्वामी कौन हैं उन्हें देखिए, वे स्वामी कहां पर बैठे हैं वह देखिए। जहां पर भी वे स्वामी बैठे हों वहां पर बृहस्पति की कोई दृष्टि पड़ रही है क्या? अर्थात चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है क्या? यदि बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में केम द्रुम दोष भंग हो जाएगा। यहां पर बात यह हो रही थी कि चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी की दृष्टि चंद्रमा पर ही पड़ जाए तो केम द्रुम दोष भंग हो रहा है। यहां पर यह बात हो रही है कि चंद्रमा जिस भाव में बैठे उस भाव के स्वामी पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो केम द्रुम दोष भंग हो जाएगा। दोनों बातें अलग अलग हैं। जिस भाव में चंद्रमा बैठे हों उस भाव के स्वामी लग्न में बैठे हों तो केम द्रुम दोष भंग हो जाएगा। इस बात को भी देखिए। सबसे पहले देखिए चंद्रमा कहां पर बैठे हैं, चंद्रमा किस भाव में बैठकर केम द्रुम दोष बना दिए, उस भाव के स्वामी कौन हैं और वे स्वामी यदि लग्न भाव पर जाकर के बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में केम द्रुम दोष भंग हो जाता है। जिस भाव में चंद्रमा बैठे हों उस भाव के स्वामी के साथ यदि लग्नेश, पंचमेश या सप्तमेश की युति बन रही हो तो केम द्रुम दोष भंग हो जाता है। इस बात को भी बड़े अच्छे से समझिएगा। चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं पहले वह देखिए कि किस भाव में बैठे हैं, उस भाव के स्वामी कौन हैं, वे स्वामी कहां पर बैठे हैं यह देख लीजिए। जहां पर भी वे स्वामी बैठे हुए हैं अर्थात चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी जहां कहीं भी बैठे हैं तो उनके साथ यदि लग्नेश बैठे हों, पंचमेश बैठे हों या सप्तमेश बैठे हों, क्या बोला जा रहा है कि उस भाव के स्वामी के साथ यदि लग्नेश, पंचमेश या सप्तमेश की युति बन रही हो, युति कब बनेगी? जब उसके साथ ये बैठे होंगे। तो ऐसी स्थिति में भी केम द्रुम दोष भंग हो जाता है। यदि चंद्रमा अपनी उच्च राशि अर्थात वृष राशि के भाव में बैठे हों तो केम द्रुम दोष भंग हो जाता है। लेकिन यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि चंद्रदेव वृष राशि में मात्र 3 अंश तक ही उच्च होते हैं, उसके बाद वे शत्रु राशिस्थ हो जाते हैं। 3 अंश के बाद यदि वे वृष राशि में बैठे हुए हैं तो केम द्रुम दोष निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन वे 3 अंश के दायरे में है, 3 अंश के अंदर हैं, तब तो वे उच्च हो गए, और उच्च हो गए तो केम द्रुम दोष भंग हो जाएगा। केम द्रुम दोष में यदि चंद्रमा युवावस्था में हो तो इस योग का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। इस योग नहीं कहना चाहिए, इस दोष का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। यदि आप कोई कुंडली देख रहे हैं और आपको केम द्रुम दोष जैसी स्थिति दिख जाती है तो आप सीधे केम द्रुम दोष ना बोल करके इन नियमों को देखिए। हो सकता है कि उस कुंडली का केम द्रुम दोष भंग हो रहा हो। यदि फिर भी भंग नहीं हुआ तो चंद्रमा की अवस्था देख लीजिए। चंद्रमा यदि पूर्ण युवावस्था में हो, 12 अंश से लेकर के 18 अंश के मध्य हो, तो इस दोष का दुष्प्रभाव कम होता है। दुष्प्रभाव तो रहेगा क्योंकि ये नियम यदि नहीं लगे तो भंग नहीं हुआ, केम द्रुम दोष बना, लेकिन युवावस्था में होने के कारण इस दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। केम द्रुम दोष के अशुभ प्रभाव या लक्षण। अभी तक आप केम द्रुम दोष कैसे बनता है इसकी जानकारी प्राप्त कर लिए, केम द्रुम दोष कैसे भंग हो जाता है उसकी जानकारी प्राप्त कर लिए। यदि आपकी कुंडली में केम द्रुम दोष बन रहा है और वह भंग भी नहीं हो रहा है तो आपके जीवन पर कोई न कोई दुष्प्रभाव तो छोड़ेगा ही। तो वे कैसे अशुभ प्रभाव होंगे, कैसे अशुभ लक्षण होंगे, कैसे दुष्प्रभाव होंगे, यह भी आपको जानना आवश्यक है। जातक अकेलापन महसूस करता है और सदैव अकेला रहना भी पसंद करता है। जिस भी जातक की कुंडली में केम द्रुम दोष बन रहा है वह यदि भीड़ में भी खड़ा है तो वह अपने आप को अकेला महसूस करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि वह भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहता है, अकेला रहना उसे अधिक पसंद है। जातक अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं।
जिस भी जातक की कुंडली में केम द्रुम दोष बन जाता है वे अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। यदि वे भीड़ में भी हैं तो अकेलापन महसूस करेंगे। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनके आसपास के लोग उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उन्हें दरकिनार कर रहे हैं, उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। उनके मन में इस बात का वहम भर गया होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि केम द्रुम दोष चंद्रमा से बनने वाला दोष है और चंद्रमा मन के कारक होते हैं। जब मन ही खराब है तो कहीं भी मन नहीं लगता है। कोई हमारी फिक्र भी कर रहा है तो भी ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, सब लोग हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। जातक दरिद्रता में जीवन यापन करता है। जातक सदैव अपने आप को भाग्यहीन समझता है। जातक जब किसी से मिलेगा जुलेगा नहीं, सदैव अकेले रहना पसंद करेगा, अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगता है। ये सारी घटनाएं उसके दिमाग में ऐसे बैठने लगती हैं कि उसे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे खराब भाग्य मेरा ही है। वह अपने आप को भाग्यहीन समझ लेता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि जिस भी जातक की कुंडली में केम द्रुम दोष बन जाता है उसके मेहनत के अनुसार उसे फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ऐसे जातक सदैव असंतुष्ट रहते हैं। इन 5 बिंदुओं में से आप पहला, दूसरा और चौथा बिंदु इसको मन का वहम मान सकते हैं, लेकिन तीसरा और 5वां बिंदु सच्चाई भी है। क्यों सच्चाई है? जिस भी जातक की कुंडली में केम द्रुम दोष बन जाता है उस जातक को उसके मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति होती ही नहीं है। जब मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होगी तो उसके जीवन में दरिद्रता तो आएगी ही, और ऐसी स्थिति में उसके मन में असंतुष्टि की भावना आने लगती है। वह निराशा महसूस करने लगता है, अपने जीवन से असंतुष्ट रहता है, अपने भाग्य से असंतुष्ट रहता है। जिन भी जातकों की कुंडली में केम द्रुम दोष बन गया होता है उनके अंदर इनमें से कोई न कोई लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं। इनके अलावा एक सबसे खतरनाक लक्षण और भी दिखाई देता है कि उनके अंदर आत्महत्या की भावना आने लगती है। ऐसी स्थिति में जिन भी जातकों की कुंडली में केम द्रुम दोष बन गया है उनके लिए कुछ विशेष बातें भी होती हैं जो आपको जानना जरूरी है। जिस भी जातक की कुंडली में केम द्रुम दोष बन रहा हो उसे अकेले नहीं रहना चाहिए। जिस भी जातक की कुंडली में केम द्रुम दोष बन जाए तो उसके घर वालों को भी यह चाहिए कि उस इंसान को अकेले ना छोड़ें। जब भी केम द्रुम दोष से पीड़ित जातक अकेले होते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में बुरे विचार आने लगते हैं, तरह तरह की उटपटांग घटनाएं उनको दिखाई देने लगती हैं, तरह तरह के खतरनाक विचार उनके दिमाग में आने लगते हैं। इसलिए उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और जिस जातक को यह ज्ञात हो कि मेरी कुंडली में केम द्रुम दोष बन रहा है उसे भी यह प्रयास करना चाहिए कि वह भीड़ भाड़ वाले जगह पर रहे, किसी न किसी के साथ रहे, अकेले ना रहे। क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और चंद्रमा के पीड़ित होने से जातक का मन भी पीड़ित हो जाता है। जब जातक का मन ही पीड़ित हो गया तो उसके मन मस्तिष्क में बुरे विचार तो आएंगे ही आएंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं और चंद्रमा के पीड़ित होने से जातक का मन भी पीड़ित हो जाता है। और जब जातक का मन पीड़ित हो जाएगा तो उसके मन मस्तिष्क में तो बुरे ख्याल आएंगे ही। यदि मन सही है, मन स्वस्थ है, तो उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होंगे तो वे विचार भी स्वस्थ विचार उत्पन्न होंगे। लेकिन यदि उसका मन ही पीड़ित हो जाए तो उसके मन मस्तिष्क में बुरे विचार ही आएंगे। आपने एक कहावत सुनी ही होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन चंगा है तो सब कुछ सही है, मन यदि खराब है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। सब कुछ होकर के भी कुछ भी अच्छा नहीं होता है। यदि यह योग या दोष प्रबल है तो मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन आपको यह बात कैसे पता चलेगा कि केम द्रुम दोष प्रबल है और प्रबल है तो मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है? इसके लिए आपको एक बात बता दूं, यदि चंद्रमा त्रिक भाव में बैठे हैं या अपनी नीच राशि में बैठे हैं और केम द्रुम दोष बन रहा है तो वह प्रबल केम द्रुम दोष होगा। ऐसी स्थिति में जातक को ज्यादा हानि हो सकता है। केम द्रुम दोष के अशुभ प्रभाव को कम करने के उपाय। यदि आपकी कुंडली में या तो जिसकी भी कुंडली आप देख रहे हो उसकी कुंडली में केम द्रुम दोष बन गया, भंग भी नहीं हुआ और इसके दुष्प्रभाव भी जीवन पर दिखाई देने लगे हैं, ऐसी स्थिति में आपको कोई न कोई उपाय तो करना चाहिए जिससे कि केम द्रुम दोष के दुष्प्रभाव कम हो सके।
आइए अब हम उन्हीं उपायों के बारे में बात कर लेते हैं जिन उपायों को कर लेने से केमद्रुम दोष के दुष्प्रभावों से कुछ हद तक आराम मिल सकता है। केमद्रुम दोष से पीड़ित जातक पूर्णिमा का व्रत करें। जिस भी जातक की कुंडली में केमद्रुम दोष बन रहा है उन्हें पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत रखना है, इस बात की जानकारी तो आपको हो गई, लेकिन कब से प्रारंभ करना है? आपको यह देखना है कि सोमवार के दिन पूर्णिमा कब है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि किसी भी पूर्णिमा से यह व्रत चालू कर दें। सोमवार के दिन जब पूर्णिमा आए उसी सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ करना है और पूरे 4 वर्षों तक यह व्रत पूर्ण करना है। 4 वर्ष के बाद इसका उद्यापन कर देना है। सोमवार और पूर्णिमा के दिन ओम नमः शिवाय अर्थात शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए गाय के कच्चा दूध से शिव जी का अभिषेक करें, क्योंकि दूध चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा शिव जी के माथे पर विराजित हैं। यह काम आपको सोमवार के दिन करना है और प्रत्येक सोमवार को करना है। साथ ही साथ जब जब पूर्णिमा आए तो भी यह काम करना है। लेकिन यह बात यहां पर नहीं लागू होता कि सोमवार और पूर्णिमा एक ही दिन आए तभी आप करें। सोमवार को तो करना ही करना है, प्रत्येक सप्ताह सोमवार को करना है, और जब पूर्णिमा आए तो उस दिन भी यह कर्म आपको करना ही करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए गाय के कच्चे दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करना ही करना है। घर के पूजन स्थल पर दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करें और नियमित उसकी पूजा करें। आप अपने घर में पूजन स्थल तो बना करके रखे ही होंगे, मंदिर होगा ही आपके घर में, वहां पर एक दक्षिणावर्ती शंख विधि विधान से स्थापित करें और नियमित रूप से नित्य उसकी पूजन करें। चंद्र के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद जाप करें। यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो मुझे पुस्तकों पर लिखा हुआ मिला उसे यहां पर मैं आपके सामने रख दिया कि प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद जाप करें, लेकिन मेरी दृष्टिकोण पर यह बात सत्य नहीं है कि सूर्यास्त के बाद ही ओम सोम सोमाय नमः अर्थात चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। चंद्रदेव के बीज मंत्र अर्थात ओम सोम सोमाय नमः का जाप चंद्रदेव की उपस्थिति में करना चाहिए, चाहे वह दिन हो चाहे वह रात हो। रात को इसलिए माना गया कि रात में उनकी चांदनी दिखाई देती है, उनका प्रकाश दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं दे पाता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सूर्यास्त के बाद जिस समय आप बीज मंत्र का जाप करने बैठे हैं उस समय आपके आकाश मंडल पर चंद्रदेव दिखाई ही दे रहे हों। ऐसा निश्चित नहीं है, क्योंकि पक्ष विशेष पर चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, बढ़ती हैं। चंद्रदेव के उदय होने का समय, अस्त होने का समय घटता बढ़ता रहता है। इसलिए आपको यह देखना होगा कि चंद्रदेव आकाश मंडल पर कितने समय उपस्थित हैं। दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, अर्धरात्रि है, दोपहर है, यह नहीं देखना है। चंद्रमा की उपस्थिति देखनी है, उसके अनुसार पर बीज मंत्र का जाप करें तो अधिक लाभदायक होगा। जाप से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात और बता देते हैं कि चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करने के लिए आपको या तो मोती की माला चाहिए या तो रुद्राक्ष की माला चाहिए। जिस भी माला से आप जाप करें वह माला भी संस्कारित होनी चाहिए। यदि आप संस्कारित माला नहीं रखते हैं, बिना संस्कार किए हुए माला से जाप करते हैं तो उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। माला संस्कारित कैसे किया जाता है उसकी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध करा दिया गया है, उसे देख करके आप माला संस्कारित करना सीख सकते हैं। एक बात और, चंद्र के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का योग्य ब्राह्मण आचार्य से 44,000 की संख्या में जाप के साथ अनुष्ठान कराएं। लेकिन दूसरी बात और बता देते हैं कि चौथा बिंदु, पांचवा बिंदु, 2 में से एक ही अपनाना है। यदि आप स्वयं करते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप किसी भी कारणवश स्वयं करने में असमर्थ हैं, आपके सामने समय का अभाव हो, उच्चारण सही न हो पा रहा हो, ऐसी स्थिति में आप इस बीज मंत्र को किसी योग्य ब्राह्मण आचार्य से 44,000 की संख्या में जाप के साथ अनुष्ठान कराएं। आपके लिए एक सुविधा और उपलब्ध है। यदि आपके आसपास कोई योग्य आचार्य न हो जो इस मंत्र का अनुष्ठान करा सकें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे आचार्य आपके घर तक जाएंगे और इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के बाद वापस लौटेंगे। केमद्रुम दोष के अशुभ प्रभाव को कम करने का टोटका
ये तो कुछ उपाय थे। अब एक टोटका भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो कि बहुत ही कारगर टोटका है, आजमाया हुआ टोटका है, प्रैक्टिकल किया हुआ टोटका है। यह विधि सोमवार के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें समय का विशेष बंधन नहीं है। सोमवार का दिन होना चाहिए, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कोई बंधन नहीं है। सिर्फ बंधन एक ही है कि सोमवार का दिन होना चाहिए। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे है, आइए देखते हैं। इस उपाय को करने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले सामग्री देख लीजिए। 11 सुपारी, पूजा वाली छोटी सुपारियां 11, एक लाल फूल एवं 1 रुपए का सिक्का काले कपड़े में बांध लें। तो क्या क्या लगा? 11 सुपारी, एक लाल फूल लगा, 1 रुपए का सिक्का लगा और काले रंग का कपड़ा लगा। काले रंग का कपड़ा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे से में भी काम चल जाएगा। ये सारी चीजें बंध जाए, इतना बड़ा हो। इन सबको काले कपड़े में बांध लें। अब नदी के किनारे जाकर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाएं। नदी के किनारे जाएं और पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अन्य व्यक्ति उस पोटली को जातक के सिर पर घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 7 बार घुमाकर बहते जल में, बहते पानी में, नदी हो नहर हो कुछ भी मिल जाए उसमें फेंक करके वापस आ जाएं। जब आप नदी के पास जाएं तो अपने साथ किसी व्यक्ति को भी लेकर के जाएं। आप स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और आपके साथ जो व्यक्ति हैं वे उस पोटली को हाथ में लेकर के आपके सिर पर घुमाएं। और घुमाना कैसे है? घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, अर्थात वामावर्त घुमाना है और 7 बार ही घुमाना है। 7 बार घुमा करके बहते पानी में, यदि आप नदी के बगल में बैठे हैं तो उसी नदी में फेंक दें, नहर के बगल में बैठे हैं तो नहर में फेंक दें और वापस चले आएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वापस आते समय दोनों व्यक्ति नदी की ओर पलट करके ना देखें। अब केमद्रुम दोष से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां भी प्राप्त कर लेते हैं जो आपके लिए जानना आवश्यक है। केमद्रुम दोष को दरिद्रता योग या दरिद्रता दोष की संज्ञा भी दी गई है, लेकिन यह सर्वथा सत्य नहीं है। जिस भी जातक की कुंडली में केमद्रुम दोष बन जाता है उसके लिए दरिद्रता योग भी लागू कर दिया जाता है। यह मान लिया जाता है कि वह जीवन भर निर्धन ही रहेगा, जीवन भर भिखारी ही रहेगा, लेकिन इस बात में पूर्ण सच्चाई नहीं है। यदि किसी कुंडली में केमद्रुम दोष बन रहा हो तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले चंद्रमा की स्थिति का अध्ययन करना होगा। यदि आप कोई कुंडली देख रहे हैं उसमें केमद्रुम दोष जैसी स्थिति बन रही है तो केमद्रुम दोष का सीधे फलादेश न करके आपको चंद्रमा की स्थिति का भी अध्ययन करना होगा। उसके बाद ही केमद्रुम दोष का फलादेश करना उचित होगा। यदि कुंडली में चंद्रमा मारक हो, अशुभ हो, सूर्य से अस्त हो, नीच राशिगत हो, कमजोर डिग्री धारक हो तो केमद्रुम दोष का प्रबल प्रभाव होगा। इसके अलावा यदि वे त्रिक भाव में बैठे हैं तो भी केमद्रुम दोष का प्रभाव अधिक होगा। यदि कुंडली में चंद्रमा योग कारक हैं, शुभ हैं, उच्च राशिगत हैं, प्रबल डिग्री धारक हैं अर्थात युवावस्था हैं तो केमद्रुम दोष का प्रभाव नगण्य होगा। केमद्रुम दोष तो बनेगा, उसका प्रभाव कुछ न कुछ तो रहेगा, लेकिन नगण्य होगा अर्थात बहुत ही कम होगा। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप केमद्रुम दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नए दर्शकों को जो पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब कोई भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।